गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम बसंत कुमार है और मैं सोनू लाल लोनवाल गर्ल्स +2 में राजनीति विज्ञान का शिक्षक हूँ। आपके सामने मैं सामाजिक विज्ञान लेकर आया हूँ और उसमें राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के विषय में आप लोगों को कुछ बताने आया हूँ। उसमें उसके कुछ चैप्टरों को हम पढ़ेंगे और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे जनसंघर्ष एवं आंदोलन। उसमें हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे बिहार में क्या हुआ था, छात्र आंदोलन। बिहार में छात्र आंदोलन क्या हुआ था, उसके बाद फिर चिपको आंदोलन क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, दलित पैंथर्स क्या है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, उसके बाद फिर भारतीय किसान यूनियन क्या है और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों। भारत के अंतर्गत हमारा जो बिहार राज्य है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसमें छात्र आंदोलन कैसे क्या हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1971 में कांग्रेस सरकार बनी गरीबी हटाओ का नारा देकर, और तब भी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया। और अचानक से क्या हुआ, 72-73 में मानसून धोखा दे दिया, यानी कि बारिश नहीं हुई और फसल हुआ ही नहीं अच्छा, और जो फसल थे उसके दामों में भी बहुत अचानक से अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो गई। और पूरे भारत में बेरोजगारी की समस्या भी आ गई थी उस समय, और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसी दौरान बिहार के बहुत सारे किसान छात्र सब मिलकर, उसमें छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उन छात्रों में आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो लालू यादव हैं, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी, वो सब भी उन्हीं छात्रों में से थे। और ये सब छात्र आंदोलन करने लगे। और अचानक से क्या हुआ, उसी समय की बात है, रेल मंत्रालय के जो जितने सारे रेलवे बोर्ड के जितने सारे कर्मचारी थे रेल से संबंधित, सारे के सारे कर्मचारी भी हड़ताल कर दिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। और दिल्ली के रामलीला मैदान में उन सबों को एक नेतृत्व चाहिए था, और बिहार में नेतृत्व संभाल रहे थे हमारे जयप्रकाश नारायण, क्योंकि बिहार के जो छात्र थे उन्हीं को आमंत्रित किए थे। और वहाँ रेलवे कर्मचारी जो किए, तो रेलवे तो केंद्र का विषय है और केंद्र स्तर का हर जगह पूरे भारत में रेल फैला होता है, तो पूरे भारत में एक हुजूम पर चला आंदोलन का। और यहाँ पर बिहार के छात्र और वहाँ पर रेलवे के कर्मचारी दोनों जैसे ही मिले, तो ये बिहार का छोटा सा मुद्दा केंद्रीय स्तर का मुद्दा हो गया। और कांग्रेस सरकार को डर लग गया कि कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं हो रहा है, और अचानक से इंदिरा गांधी ने एक आदेश दिया, फरमान जारी किया कि इन सबको भीतर कर दो, और सबको जेल भरो आंदोलन हो गया। एक तरह से वो सबको जेल में बंद किया जाने लगा, और बहुत ही ज़्यादा यातनाएं दी जाने लगी, और लोकतंत्र का हद कर दिया। इतनी यातनाएं दी जाने लगी कि लगा कि लोकतंत्र नहीं रह गया हमारा देश। लेकिन आप लोगों को पता है कि लोकतंत्र में लोगों की शक्ति होती है सबसे प्रधान, और यही हुआ। उसके बाद आपातकाल जारी कर दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया था। और जब आपातकाल खत्म हुआ, तब जनता पार्टी बहुत ही शानदार विजयी हुआ, क्योंकि छात्रों का आंदोलन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में जयप्रकाश नारायण बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहे। और ये आंदोलन दिखाता है बच्चों कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष और आंदोलन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास यातनाएं की जाती है, अत्याचार किया जाता है, उसके विरोध में अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो जीत निश्चित होगी। ये उदाहरण आपके सामने बिहार के छात्र आंदोलन के बारे में। अब चलते हैं बच्चों, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। इसका नाम चिपको इसीलिए पड़ा कि जब सरकार द्वारा आदेश दिया गया कि वन को काट के वहाँ पर बहुत सारा कार्यक्रम चलाया जाए, तो उस पेड़ से महिलाएं लिपट जाती थी। बहुत सारे पुरुष महिलाएं, जो ग्रामीण पुरुष महिलाएं थे, वो लिपट जाते थे और कहते थे पहले हमको काटिए। इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। तो ये सबसे पहले उत्तराखंड, आधुनिक उत्तराखंड जो आजकल उत्तराखंड है, उसके चमोली गांव से शुरू हुआ, और 1970 से शुरू हुआ ये आंदोलन। और धीरे धीरे ये आंदोलन आसपास के क्षेत्रों में भी फैलता गया, धीरे धीरे बहुत देशव्यापी हो गया। और इसके मुख्य नेता कौन थे आपको पता होगा बच्चों? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ही इसके मुख्य नेता थे। और इस तरह से चिपको आंदोलन सक्सेस हुआ और लोगों का विजय हुआ आंदोलन का। और इसमें भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम जारी किया 1980 में। उसके तहत हिमालयी जो वन है, हिमालय क्षेत्र में जो वन है, उस पर 15 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि हिमालय क्षेत्र में जितने सारे वन हैं वो अब नहीं काटे जाएंगे। तो ये चिपको आंदोलन का सक्सेस हो गया, सफलता मिल गया चिपको आंदोलन के द्वारा। उसके बाद आता है दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स क्या है बच्चों? दलित पैंथर्स महाराष्ट्र में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था, उसमें जो युवा वर्ग सामने आए, दलित युवा, वही दलित पैंथर्स कहलाए। पैंथर्स का मतलब आप लोगों को पता है, पैंथर मतलब चीता होता है।
तो चीता कौन होगा? जो एनर्जेटिक होगा। तो महाराष्ट्र में जो दलित युवा सब थे वो अपने खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किए और लास्ट में उनका भी सक्सेस हुआ, सफल हो गए वो। और उसके बाद सरकार जो है दलित विरोधी कानून लागू करवा दिए कि अब से दलित के साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा। और उसमें बाद में इतना ज़्यादा सक्सेस हो गया कि उसके बाद वो जाति प्रथा उन्मूलन, उसके बाद औद्योगिक मजदूरों के शोषण की समाप्ति आदि पर भी आवाज़ उठाने लगे। इस तरह से दलित पैंथर्स भी सक्सेस हो गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में 1980 के आसपास क्या हुआ कि मध्य भारत में विकास परियोजनाएं चलाई जाने लगी। विकास परियोजनाएं जो चलाई जाने लगी उसमें नर्मदा नदी घाटी और नर्मदा नदी के आसपास जो जो नदियां थी उससे संबंधित घाटियों नदियों पर बांध बनाए जाने थे। और बांध क्या होता है बच्चों? नदी के पानी को रोकने के लिए बांध बनाया जाता है कि बरसात में भर जाता है नदी तो बांध को ऊपर हटा दिया जाता है जिससे पानी बह जाता है, और जब सुखाड़ आता है मई जून जुलाई का महीना तो उसी पानी को रोक के रखा जाता है बांध के द्वारा। और यही बांध है। यही तो बांध क्या बनाया जाना था? 30 बड़े बांध, 135 मझोले बांध और 300 छोटे छोटे बांध। 30 बड़े, 135 मझोले और 300 छोटे छोटे बांध का प्रस्तावित था वहां। लेकिन हुआ क्या? उससे 245 गांव खतरे में पड़ गया और 245 गांव को डूबने की आशंका हो गई और 245 गांव के 2.5 लाख लोग उससे प्रभावित होने लगे। यानी कि 245 गांव अगर डूबता तो उसमें जो जनसंख्या रह रही थी बच्चों वो 2.5 लाख रह रही थी। 2.5 लाख लोग तो का घर बेघर हो गया। वहां अगर बांध बनाया जाता तो सब डूब जाते, तो इसीलिए वो सब वहां से हट गए, बेघर हो गए। तो मुद्दा मिल गया सबको आंदोलन का कि वहाँ के सारे 2.5 लाख लोग अपने पास के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आंदोलन शुरू कर दिए कि हमको पुनर्वास किया जाए, दूसरे जगह ज़मीन देके घर बसाया जाए। और यही हुआ और इसी में आंदोलन चल पड़ा। बहुत विस्तार, बहुत ज़्यादा विस्तृत आंदोलन चला, बहुत ज़्यादा। और इसके भी मेन लीडर में किसका नाम आता है? मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ में अब मेधा पाटकर का नाम अग्रगण्य है और वही जो है इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाई। और हाल फिलहाल की बात है, हाल फिलहाल 17 अप्रैल 2006 तक ये आंदोलन चलता रह गया। 17 अप्रैल 2006 में क्या हुआ कि 17 अप्रैल 2006 जो है उसमें नर्मदा नदी पर फिर से आंदोलन क्या हुआ कि नर्मदा नदी के बांध को और ऊंचा करने के लिए सबने विरोध किया, सबने आवाज़ उठाया कि और ऊंचा करिए नहीं तो हम लोग का गाँव डूब जाएगा। तो 17 अप्रैल 2006 में सब लोगों ने केस किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया नोटिस कि अगर विस्थापितों को पुनर्वास नहीं किया जाए वहाँ के आसपास को तो बांध निर्माण को रोक दिया जाएगा। तो ये था बच्चों एक नर्मदा बचाओ आंदोलन का सक्सेस का स्टोरी। मतलब हर आंदोलन देखिए, जन संघर्ष का आंदोलन, ये इसमें मेन मुद्दा है इस चैप्टर को समझाने का कि जन संघर्ष कितना ज़्यादा कामयाब होता है लोकतंत्र में। लोग आंदोलन किए और सफल हुए, हर जगह सफलता की कहानी आपके सामने है। अब चलते हैं बच्चों, सूचना का अधिकार क्या है? आपको पता है कि सूचना का अधिकार का आवाज़ सबसे पहले राजस्थान के भीम गांव से उठा था। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है भीम, वहीं से सर्वप्रथम सूचना के अधिकार का मांग उठाया गया। वैसे तो अगर कहें कि सूचना के अधिकार का जनक कौन सा देश है तो इसमें स्वीडन का नाम अग्रगण्य है। स्वीडन वो पहला देश है जिसने अपने संविधान में सूचना के अधिकार को जगह दिया था और उसी से प्रेरित होकर यहाँ पे उसको बनाया गया। और भारत सरकार में फिर भारत में 12 अक्टूबर 2005 को इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार क्या होता है बच्चों? कि कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों? और इसमें उद्देश्य क्या है इसका, ये एग्जाम में कई बार पूछा है और पूछ सकता है। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा बच्चों कि क्या क्या इस तरह से छोटा सा आपको शॉर्टकट खाका खींचना है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या उद्देश्य है। देखिए इसमें पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, कि कोई भी बात गुप्त न रह जाए। आप क्या कर रहे हैं हमको बताइए। जनता है हम, आपको लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है, आप जानते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमको पता चलना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पैसा कहाँ जा रहा है। तो यही है पारदर्शिता बच्चों। उसके बाद है जवाबदेही तय करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद नागरिकों को सशक्त बनाना। नागरिक मजबूत होते हैं। नागरिक यहाँ पे सूचना के अधिकार से नागरिक मजबूत का मतलब कि मान लीजिए कि आपके बीपीएससी का एग्जाम है, कोई बड़ा सा एग्जाम है, उसमें कुछ घपला हो गया तो आप सूचना के अधिकार के तहत मांग सकते हैं कि मेरा कॉपी दिखाइए और इसमें किस आधार पर इतना नंबर दिए हैं। तो देखिए कितना ट्रांसपेरेंसी हो गया, नागरिक सशक्त हो गए,
मजबूत हो गए। उसके बाद भ्रष्टाचार पर रोक लग जाता है, इसके कारण कुछ भी आप गलत नहीं कर सकते हैं। फिर लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी हो जाती है, हम खुद सरकार के अंदर चले जाते हैं एक तरह से कि लिखित रूप में हमको दीजिए नोटिस कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये सब है सूचना के अधिकार का फायदा। इस तरह इसके बाद चलते हैं बच्चों हम, इस तरह से बहुत सारे आंदोलन हैं हमारे भारत में हुए। तो एक इंपॉर्टेंट है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है बच्चों? ताड़ी विरोधी क्या है कि दक्षिण का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, उसका एक जिला है नेल्लोर। नेल्लोर में क्या हुआ कि 92 ईस्वी में यह ताड़ी विरोधी आंदोलन चला था। इस समय में क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुषों को शराब की लत लग गई थी। शराब, ताड़ी, आप जानते हैं बिहार के बच्चे ताड़ी को बहुत अच्छे से समझते हैं। ताड़ का पेड़ के पास ताड़ी जो उसका फल होता है, उसे जो चूता है उसमें जमा किया जाता है, वही ताड़ी होता है। और उसको 2-3 दिन के बाद वो उसमें नशा आ जाता है, नशा सा, वही ताड़ी है। वो भी एक तरह से नशीला पदार्थ है। तो उसका भी लत लग गया था। तो उस समय ताड़ी विरोधी आंदोलन के समय में, जब 92 के समय, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी चलाया जाने लगा। प्रौढ़ शिक्षा समझते हैं बच्चों? प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ होता है कि बड़ी उम्र के लोग, 40-45 साल के उम्र के लोग को भी पढ़ने की इच्छा होती है कि हम भी पढ़ेंगे, लिखना समझेंगे। तो उसका एक अलग स्कूल चलाया जाता है, प्रौढ़ विद्यालय, प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय। तो वहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। बहुत सारी महिलाएं उसमें जागरूक हुई और शिक्षा लेने लगी। और उसमें वो शिकायत करती थी अपने पति का कि मेरा पति पीता था, शराब पीता है, ताड़ी पीता है, और इसके कारण हमारा घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और उसी के तहत बहुत सारी महिलाओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया पति के खिलाफ कि शराब बंद करो, और शराब दुकान को बंद करवाने के लिए बहुत ज़्यादा विरोध करने लगी। और धीरे धीरे एक छोटे से सूबे से निकल कर, एक छोटे से गांव से निकल कर ये आंदोलन 5000 गांव तक पहुंच गया। 5000 गांव की महिलाएं गोलबंद हो गई और उसके बाद सरकार को इस पर कानून बनाना पड़ा और ताड़ी विरोधी आंदोलन सक्सेस हुआ। शराब बहुत जगह आप देखिए, बिहार में भी देखिए बंद कर दिया गया है। बहुत जगह शराब को लिमिटेशन कर दिया गया है, उस पर लाइसेंस बना दिया है। पहले एकदम बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से यूज किया जा रहा था। तो इसमें अब हम आप लोगों के सामने ये बताना चाहते हैं बच्चों कि जन संघर्ष और आंदोलन का इतना ज़्यादा फायदा दिखा कि महिलाएं, देखिए महिलाएं, चिपको आंदोलन में भी महिलाएं सामने आई थी, ताड़ी विरोधी में भी महिलाएं सामने आई थी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इतनी संख्या में महिलाएं जब आई तो भारत सरकार को ऐसा लगा, बहुत सारी सरकारों को, भारत सरकार, बहुत अन्य राज्यों की सरकारों को ऐसा लगा कि महिलाएं भी नेतृत्व प्रदान करके सफल जब हो सकती है तो क्यों नहीं महिलाओं को छोटे स्तर का सरकार भी बना दिया जाए। और यही कारण है कि 73वां 74वां संविधान संशोधन जब 93 में आया बलवंत राय मेहता कमेटी से, तो हर गांव में पंचायती राज के अधिनियम के तहत महिलाओं को उसमें बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया। आप पता है कि बिहार में आपको 50% महिलाएं हैं पंचायती राज में, बिहार में बहुत सारी मुखिया महिलाएं हैं। तो ये है सक्सेस का स्टोरी आपके सामने। अब हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि इसके बाद हम आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य लाए हैं और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने हम बताने जा रहे हैं कि कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो गृह कार्य पहले आप लोग देख लीजिएगा कि गृह कार्य में है कि राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौतियां क्या है। उसके बाद राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। फिर उसके बाद नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन पर प्रकाश डालें। फिर बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष पर प्रकाश डालें। फिर दीर्घ उत्तरीय में मैंने 2 सवाल दिया है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य पर प्रकाश डालें और बोलीविया में जनसंघर्ष क्यों हुआ था। अगर इन सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लें और यहाँ पर मैंने जो पढ़ाया तो इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं बचता है बच्चों। उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो बार बार आता है और आने वाला भी है। यह है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल को मान्यता कौन प्रदान करता है और उसके मापदंड क्या है। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए, लिखने का स्टाइल, तरीका, जिसमें कि आपको बहुत अच्छा नंबर लाना है, सिर्फ बात नहीं बनाना है बच्चों। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने मैं यहाँ पे लेके आया हूँ लिखकर कि इन दोनों, पहले उत्तर शुरू करते हैं किसमें। सबसे पहले बोलेंगे कि इन दोनों ही स्तर के दल को जो मान्यता कौन देता है, भारतीय चुनाव आयोग देता है और दोनों के मापदंड निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले चलते हैं राज्य स्तरीय पे। राज्य स्तरीय दल को मान्यता कैसे मिलता है तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पॉइंट है कि कोई भी पंजीकृत दल
को विधान इस और इन जितने सारे शर्त हैं इसमें से कोई एक शर्त को अगर कोई दल पूरा कर दे तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और इसमें से पहला शर्त है कि अगर कोई पंजीकृत दल है उसको विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों का 3% या 3 सीट जो अधिक हो उस पर जीत हासिल कर ले तो वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेगा। तो इसमें एक तरह से ध्यान से देखते हैं, बिहार में विधानसभा सीट है 243 और ये शर्त है कहता है कि 3% या 3 जो सीट ज्यादा हो। तो इसका 3% जानते हो बच्चों क्या होगा? इसका 3% होगा 24 या बता 7 के आसपास 7 होगा। और यहां पे शर्त कहता है कि 3% या 3 जो भी ज्यादा हो। तो यहां 3% ज्यादा है इसलिए 7 सीट जो है हमको जीतना पड़ेगा। ये एक शर्त हो गया। इसी तरह से दूसरा शर्त कहता है कि दल को राज्य में निर्धारित लोकसभा सीटों में से प्रत्येक 25 में से एक सीट पर या उसके अंश पर जो राज्य निर्धारित करे पर जीत हासिल करना पड़ेगा। यानी कि आपको पता होगा कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है पता है बच्चों? बिहार में लोकसभा सीट है 40, यूपी में लोकसभा सीट है 80। तो इस तरह से ये बनाया गया है कि इसमें से प्रत्येक 25 सीट में से एक, 40 को अगर 25-25 में बांटे तो एक 25 होता है, दूसरा 15, यानी कि और प्रत्येक 25 में एक, ये भी एक। और अगर राज्य वहां पे ये भी है कि राज्य निर्धारित करे, हो सकता है इसके लिए भी एक कर दे। तो यहां पर 2 सीट आपको जीतना पड़ेगा बिहार में लोकसभा सीट। तो यहां है कि लोकसभा चुनाव में वैध मतों का प्रत्येक 25 में से एक सीट, यानी कि इसमें से 2 सीट। और देखिए यूपी में अगर इसको बांटे तो 25 या 75, 25 5 भाग में बटेगा, 25 3 भाग में बटेगा, 25 या 75 हो गया। तो प्रत्येक पे एक, तो एक एक एक, यानी कि 3 सीट यूपी में जीतना पड़ेगा लोकसभा का। तो ये हो जाएगा आपका, फिर राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा इसको। फिर एक और है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे और लोकसभा में 1 सीट और विधानसभा में 2 सीट। वैध मत समझते हैं बच्चों? अभी जो चुनाव हुआ बिहार में वो कौन सा चुनाव था पता है बच्चों? अभी सीएम यानी कि विधानसभा एमएलए का, उसमें ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 5 करोड़ वोट डाला गया है। 5 करोड़ वोट, 5 करोड़ का 6% यानी कि 5 आगे 30, यानी कि 30 लाख। 30 लाख वोट कोई दल हासिल कर ले और विधानसभा चुनाव में और 2 सीट भी जीत ले, 30 लाख वोट और 2 सीट विधानसभा चुनाव का, तो इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा उसको। ठीक उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी 6% वोट तो हासिल करना पड़ेगा, लेकिन 1 सीट, 40 में से 1 सीट, तो ये हो गया राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये भी है कि अगर कोई भी शर्त पूरा ना कर सके तभी एक मौका छोड़ा है उसके लिए कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 8% वोट खाली हासिल कर ले। यानी कि अभी 5 करोड़ जो वोट पड़ा था इसका 8%, इसका 8% होगा 65, 40 लाख। 40 लाख वोट सिर्फ अगर हासिल कर ले कोई दल, इस अभी जो हुआ था 40 लाख वोट किसी पार्टी को पड़ जाए तो उसको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाता। तो ये हो गया बच्चों राज्य स्तरीय पार्टी का शर्त। अब है आपके सामने राष्ट्रीय स्तर का पार्टी कैसे दर्जा मिलेगा। तो इसमें है कि एक शर्त इसमें बहुत आसान है कि कोई भी पार्टी को अगर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाए तो उसे राष्ट्रीय स्तर का पार्टी हासिल हो जाएगा दर्जा। 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा ले ले तो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बन जाएगा। एक तो ये हो गया बच्चों। दूसरा कि कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा का 2% सीट हासिल कर ले, कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में। और पता है बच्चों लोकसभा में कुल कितना सीट है? अभी कुल सीट तो है 552, लेकिन अभी जो भरा गया है उसमें 543 है। 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन का सीट होता है बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। 545 सीट, इसका 2% होता है 11 सीट पर अगर जीत हासिल कर ले तो वो दल राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बन जाएगा। और अभी क्या हुआ कि 2019 में चुनाव हुआ था, अभी जस्ट विधानसभा चुनाव जो इससे पहले हुआ था, ये कौन सा ईस्वी है बच्चों? ये है 2019। इससे पहले हुआ था 5 साल पहले 14 में,
15 में। तो 15 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार की सरकार के पार्टी जदयू को ये मिल गया था 11 सीट, लेकिन तब भी उसको राष्ट्रीय स्तर का पार्टी का दर्जा नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि 3 विभिन्न राज्यों से उसको लाना था। यहां सिर्फ बिहार में वो 11 सीट जीता था, तो ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए जदयू राज्य स्तरीय ही रह गया। तो ये है। और इसके बाद हम इस तरह से हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे बच्चों, निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिखेंगे। ये तो हो गया कि कैसे मापदंड क्या है, कौन देता है, तो भारतीय चुनाव आयोग देता है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष के रूप में। निष्कर्ष क्या है इसका? तो निष्कर्ष यही है कि इस तरह से हमारे जो मापदंड बनाए गए हैं संविधान का, ये बहुत ही पारदर्शिता लाता है। इसमें कोई भी तरीके से गड़बड़ी नहीं हो सकता है। और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन को खत्म करेंगे। और यही है एक दीर्घ स्तरीय प्रश्न आपके सामने कि कोई भी राजनीतिक दल को कैसे मिलता है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का दर्जा। अब तो ठीक है बच्चों, ये हो गया पॉलिटिकल साइंस का आपका एक चैप्टर आपके सामने। और इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं आपके सामने, तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग ले लेंगे और इसका आंसर कुछ भेज दिया जाएगा कुछ समय बाद। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और गृह कार्य को सॉल्व करें, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा। अब आपके सामने आते हैं हम इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लेकर आए हैं बच्चों। अर्थशास्त्र में हम लोगों को पढ़ाना है राष्ट्रीय आय, मुद्रा, बचत और साख। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है राष्ट्रीय आय, क्या है मुद्रा, क्या है बचत, क्या है साख, ये हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स के तहत। तो चलते हैं बच्चों। राष्ट्रीय आय जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आय क्या होता है, इनकम क्या होता है। इनकम क्या होता है एक साधारण अर्थ में समझें कि जब भी कोई व्यक्ति भूमि, श्रमिक, पूंजी आदि सबको लगाकर लास्ट में जो मुद्रा पाता है, लास्ट में जो उसका रिजल्ट मिलता है, लास्ट में जितना ज़्यादा वो कमाता है, अर्निंग करता है, मिलता है, उसको प्राप्त होता है, वही तो है आय। जो और जो मुद्रा के रूप में मिलता है उसी मुद्रा को आय कहते हैं बच्चों। सिंपल सा परिभाषा। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या हो जाता है। देश स्तर पे राष्ट्रीय आय, ये तो आय हो गया। आप लोग सब समझते होंगे कि जो मेरे पापा कमा के लाते हैं वही आय है। सिंपल अर्थों में देखिए, इनकम क्या है, इनकम क्या है, आपका मंथली इनकम पूछा जाता है बच्चों। तो इस तरह से अब यही आय है। उसके बाद जानेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है कि किसी वर्ष में, एक वर्ष में जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों का जो प्रयोग किया जाता है, उसमें अंतिम वस्तुओं का जो, सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है और उसमें उसका बाजार मूल्य और विदेश से जो प्राप्त होता है आय, उस सब को मिलाकर जो होता है सम्मिलित रूप से, उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। विदेश से भी कुछ हम लोगों को मिलता है, जो हम लोग कुछ सामान निर्यात करते हैं तो विदेश से भी कुछ पैसा मिलेगा हम लोग को, और हम लोग का घर देश से भी, उन सब को सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय आय कहते हैं बच्चों। तो अब आगे जानेंगे कुछ फैक्ट्स जो कि आपको मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने फैक्ट्स दिया है कि भारत में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था सबसे पहले। उसके बाद फिर 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति गठन किया गया था। फिर 1991 में भारत सरकार द्वारा नवीन आर्थिक नीति लाई गई। फिर उसके बाद 1951-52 से जो है भारत में नियमित रूप से राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित तथ्यों का अनुमान लगाया जाता है, 51-52 से। फिर उसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय आय की माप की पद्धति क्या है बच्चों। तो उसमें है कि उत्पत्ति गणना पद्धति, आय गणना पद्धति, उसके बाद फिर व्यय गणना पद्धति। तो उत्पत्ति गणना पद्धति क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि देश के अंदर जितना सारा कृषि, उद्योग, व्यापार, इन सबको अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया जाता है और इससे जो मूल्य मिलता है, बाजार मूल्य, उसके जो शुद्ध निर्यात किया जाता है, उस बाजार मूल्य का शुद्ध निर्यात, जो एकदम पूरा का पूरा शुद्ध निर्यात, उसी को जोड़कर कुल उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आय गणना पद्धति क्या है। तो जितने सारे देश के नागरिक हैं, जितने सारे संस्थाएं हैं, सबसे जो हम लोग भारत सरकार को पैसा मिलता है, भारत सरकार, राज्य सरकार, सबको सम्मिलित रूप से जो जमा किया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग आय गणना पद्धति। फिर व्यय गणना पद्धति है क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं में किए गए कुल व्यय, जितना सारा खर्च किया गया, उसके आधार पर भी हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही आपके पास 3 गणना पद्धति है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और इस बार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से।
अब चलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है बच्चों? तो सबसे पहले प्राचीन समय में सबसे पहले लेन देन का जो व्यवस्था था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु के बदले वस्तु देते थे, वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। अगर आपको कुछ चाहिए, चावल चाहिए, तो या तो कपड़ा दे दीजिए या कुछ गेहूं दे दीजिए, गेहूं के बदले चावल ले लीजिए। मतलब सामान के बदले सामान, वस्तु के बदले वस्तु, यही लेन देन का जो प्रणाली था वही था वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे कोई किसान चावल देकर अगर जुलाई से कपड़ा ले लेता है तो हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर उसके बाद क्या है बच्चों कि राष्ट्रीय आय की माप में कठिनाइयां क्या होती हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय तो माप रहे हैं हम लोग, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती है कि विश्वस्त आंकड़े जो है वो कमी रहती है, विश्वस्त आंकड़ों की कमी हो जाती है। फिर उसके बाद दोहरी गणना की संभावना होती है। दोहरी गणना समझते हैं बच्चों? जैसे कि हम किसी क्षेत्र में बोले क्या कि आप लोग जाइए और सब कुछ डाटा खींच के लाइए, क्या होता है इस क्षेत्र का, क्या क्या आप लोग लाए डाटा, गेहूं, धान, चावल, तो वो हो गया। और कुछ और भी कर्मचारी उसी क्षेत्र में अगर चला गया, वही धान गेहूं का डाटा ले आया तो दोहरा हो गया, उसी क्षेत्र का दोहरा गणना हो गया। तो ये दोहरी जो गणना की संभावना है, ये भी उसमें कठिनाइयाँ आती है। फिर उसके बाद होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहाँ मुद्रा का लेन देन नहीं होता है, वस्तु देता है। अगर कोई सामान चाहिए तो उसके बदले वस्तु दे देता है, तो इसलिए ये सब जो है उसमें कठिनाइयाँ हैं। अब है बच्चों मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसा साधन है जो विनिमय के माध्यम में सबसे ज़्यादा सहयोग साबित हुआ है। विनिमय यानी कि लेन देन में सबसे ज़्यादा सटीक, विश्वस्त और मददगार साबित हुआ है जो साधन, वही है मुद्रा। मुद्रा का कार्य देखते हैं बच्चों। मुद्रा के कार्य हैं प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। तो प्राथमिक कार्य में देखिए विनिमय का माध्यम, इसके दो कार्य, प्राथमिक कार्य में दो भाग हैं। पहला है विनिमय का माध्यम। विनिमय मतलब लेन देन का माध्यम होता है मुद्रा, कि मुद्रा जब आया तो लेन देन का सबसे विश्वस्त माध्यम हो गया। पहले क्या होता था बच्चों? पहले आप मान लीजिए आपको कोई कपड़ा चाहिए था, तो उसके बदले में कोई 1 केजी चावल ले लेता होगा, कोई 2 केजी चावल ले लेता होगा, दूसरे गांव में 1.5 केजी, पता ही नहीं चलता था। अब आपको पता चल गया है कि किसी कपड़ा का मूल्य 40 रुपया है तो 40 रुपया यहाँ भी होगा, 40 रुपया वहाँ भी होगा। एक निश्चित मूल्य निर्धारित करता है मुद्रा, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ। दूसरा है कि मूल्य का मापक, कि मूल्य का मापक एक तरह से हो गया कि जितना निश्चित मात्रा में चाहिए उतना ही दिया जाए, यानी कि 10 रुपया का ये सामान है तो 10 रुपया ही दिया जाए, एक निश्चित मूल्य मापक हो गया। नहीं तो पहले आपको 10 रुपया के बदले कभी कम पड़ जाता होगा, कभी ज़्यादा पड़ जाता होगा। अगर कपड़ा दे दिए उसके बदले तो कभी गेहूं दे दिए, कभी चावल दे दिए, पता नहीं चलता था कि 10 रुपया का सामान दिए कि 20 रुपये का सामान दिए। लेकिन अब जो 10 रुपया 20 रुपया जो आ गया मुद्रा, उसमें एक निश्चित हो गया कि इतना ही दिया जाए इसके बारे में, तो ये निश्चित गणना हो गया, निश्चित मूल्य का मापक हो गया। दूसरा है गौण कार्य। गौण कार्य मतलब कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण होता है। फिर आकस्मिक कार्य क्या है? तो इसके अंतर्गत है कि साख का आधार है, फिर आय का वितरण है। इसके बाद फिर मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है? मुद्रा मतलब करेंसी, नोट जो आप लोग देखते हैं, पैसा, उसका क्या महत्व है बच्चों? तो उसका महत्व है बहुत सारे क्षेत्रों में उसका महत्व होता है। उपभोग के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, फिर राजस्व के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में मुद्रा का बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है। उसके बाद चलते हैं बच्चों, बचत क्या है? आप लोग समझते हैं, बचत तो सब लोग जानते हैं, घर में जो बचत होता है। बचत का मतलब है कि हमारा जो इनकम है, टोटल इनकम, और जो हम लोग खर्च करते हैं, सारा का सारा इनकम में से जो खर्च है उसको अगर घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, उसके बाद जो बचता है हमारे पास, वही तो बचत है बच्चों। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बचत बराबर क्या होता है। तो ये कुल आय, जितना आप इनकम किए, कुल कितना कमाए, और कुल उपभोग कितना खर्च किए, उपभोग का जो व्यय है उसको अगर माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा बचत। तो और बचत की परिभाषा महान अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया, उसमें से प्रोफेसर केन्स के अनुसार पूंजी का निर्माण बचत की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ये प्रोफेसर केन्स की परिभाषा है। फिर बचत के निर्धारक तत्व होते हैं कि बचत करने की शक्ति, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा। तो सबसे पहले इच्छा है
तो बचत करने की इच्छा क्या है? बचत करने की इच्छा जब होगी तभी तो आपका पैसा बचेगा। और उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, बहुत सारे आयाम आते हैं। तो क्या है कि जब मनुष्य का भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए सब लोग बचत करते हैं कि आने वाला समय में क्या होगा मेरे साथ, इसलिए कुछ पैसा बचा लो परिवार के लिए, संबंधी के लिए, फिर पारिवारिक स्नेह के कारण, बेटी का शादी करना है, बेटा का शादी करना है, ये परिवार इसके लिए पैसा बचाता है कि नहीं सब लोग? तो यही है, जब इच्छा होगा तब तो बचेगा, इच्छा नहीं होगा तो फिर मुद्रा नहीं बचेगा आपका। फिर अगला आता है बचत करने की इच्छा। ये बचत करने की शक्ति थी, ये है इच्छा कि जब तक आप में अंदर इच्छा नहीं होगी तब तक आप बचत नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि बचत में ये एक तरह से बचत करने का 3 तरीका आप लोगों को बताया गया था, क्या क्या है। उसके बाद आता है साख। साख का इंग्लिश होता है क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है बच्चों? कि क्रेडिट वो होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको हम कुछ सामान दे रहे हैं और आपके पास अभी या तो मुद्रा है या कुछ पैसा नहीं है। आपकी संपत्ति को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ सामान दिए और आप कहते हैं क्या कि हम कहेंगे कि कुछ हमको सबूत के तौर पे दीजिए। तो आप कहते हैं क्या दें? तो एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया जाता है। उस प्रतिज्ञा पत्र के आधार पे आपको हम वो सामान देते हैं। वही प्रतिज्ञा पत्र जो है, वही डॉक्यूमेंट जो है, वही आदेश पत्र, प्रतिज्ञा पत्र जो है, वही है साख, वही है क्रेडिट। तो साख का परिभाषा देखिए दिया गया है किनले के अनुसार कि साख से हमारा अभिप्राय व्यक्ति की उस शक्ति से होता है जिससे वह किसी अन्य व्यक्ति को भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा पर अपनी आर्थिक वस्तुएं सौंप देने के लिए प्रेरित करता है। यही है प्रोफेसर किनले का साख का परिभाषा। और उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड आता है बच्चा। क्रेडिट कार्ड आपके पॉकेट में जो एटीएम देखे हैं पिताजी का, आप लोग देखे होंगे एटीएम, उसको डेबिट कार्ड कहते हैं बच्चों। और एक क्रेडिट कार्ड होता है, दिखता तो उसी तरह का है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है वो बैंक निर्धारित करता है और डेबिट कार्ड का जो पैसा होता है वो हमारे पास रहता है। मेरे अकाउंट में अगर मान लो 1 लाख रुपया है तो वो डेबिट कार्ड है। अब मेरे अकाउंट में कितना होना चाहिए वो नहीं, जो बैंक कहेगा कि आपको 40 लाख रुपया, आपकी संपत्ति को देखकर बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड देता है कि लीजिए आप 40,000 1 लाख का आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं। अगर उसमें पैसा नहीं भी है तब भी आपका 1 लाख निकल जाएगा, क्योंकि बैंक आपका संपत्ति को देख चुका है। नहीं चुकाएंगे तो फिर आपका बैंक आपका अधिग्रहण करेगा। तो वही है क्रेडिट कार्ड, एक प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं उसको। तो यही हो गया। इस तरह से बच्चों आपके पास फिर आता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न एक यहाँ पे दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। कि यहाँ पे लघु उत्तरीय मतलब कि कैसे उसको बनाया जाए। एक लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके हम आए हैं कि कैसे उसका और उत्तर दिया जाए बच्चों, जिससे कि आपको नंबर अच्छा आ जाए। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किसी देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है उसे ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही है सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक सभी क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित रहता है। प्राथमिक द्वितीय समझते ही हो, आप लोग समझते ही होंगे, भूगोल में पढ़ते ही होंगे। प्राथमिक में होता है कि कृषि से संबंधित, खनन से संबंधित, वही है प्राथमिक। और इस तरह से जो देश राज्य के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय, उनका जीवन स्तर इसी पर निर्भर करता है। यही है सकल घरेलू उत्पाद। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का हो गया। उसके बाद फिर आता है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके सामने है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें और उसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन सी है राष्ट्रीय आय की। तो ये आप लोग के सामने मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि उत्पादन गणना पद्धति है। उसके पहले एक देखिए, एक इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे, छोटा सा विधि बताने से पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि ये सोशल साइंस का आंसर करने के लिए आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन बॉडी है, उसके बाद फिर निष्कर्ष। और इस तरह से नहीं रहेगा तो पूरा फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों फैक्ट लिखने का कोशिश करिए। फैक्ट मतलब कोई भी बात अपने मन से बनाइए मत, एकदम टू दी पॉइंट लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय आय का पहले परिभाषा दिया गया है कि किसी लेखांकन वर्ष में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, उसमें विदेश से भी प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित होती है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया। यही है एक इंट्रोडक्शन में इसी का, यही है एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद फिर ये मेन बॉडी है। फिर ये क्या है? राष्ट्रीय आय की धारणा पर उत्पादन, आय, व्यय 3 दृष्टियों से विचार किया जाता है। इन्हीं विचारों के अनुरूप राष्ट्रीय
आय की माप और गणना करने की निम्नलिखित 3 पद्धतियाँ हैं जो आप लोगों को अभी पढ़ा चुके हैं। उत्पादन गणना पद्धति, फिर उसके बाद व्यय गणना पद्धति, उसके बाद आय गणना पद्धति। ये 3 पद्धति आप लोगों को बता चुके हैं। और इस तरह से आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स क्लास का ये चैप्टर हो गया। अब आपके सामने बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ आते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम आपको 10 साल के क्वेश्चनों को देखते हुए उसमें जो मेन टॉपिक में जो क्वेश्चन आने वाला है और जो आ चुका है, बार बार आता है, उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए हैं। तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा आप लोग इसको YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखें, बनाइए और इसका आंसर बाद में दे दिया जाएगा। और उसके बाद फिर बच्चों गृह कार्य दे दिया गया है। गृह कार्य के लिए मैंने आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार किया है कुछ, और कुछ दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, फिर मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें, मुद्रा के कार्य क्या है, किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों पर प्रभावित होती है, किन बातों से प्रभावित होती है, बचत क्या है, फिर साख क्या है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है, क्रेडिट कार्ड क्या है, एटीएम क्या है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन सी है, और उसके बाद फिर वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखकर यहाँ पे आराम से आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग का मैट्रिक एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, हम यही आशा करते हैं आपसे। थैंक यू बच्चों।